स्वागत है के सदा के सामने मौजूद हम चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों। एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो रहा था शपथ, दूसरी और सहयोगियों ने एक के बाद एक कई सारे इस्तीफे दे दिए दोस्तों। क्या बीजेपी की सरकार आ गई है? अल्पमत में बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में मोदी के कैबिनेट के मंत्री और मोदी के साथ उठने बैठने वाले नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है दोस्तों। अचानक से अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। बताएंगे क्या गिरने वाली है बीजेपी की सरकार दोस्तों। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार विवादित जज को बुला लिया है। बताएंगे मुसलमानों के विरोध में बयान देने वाले जज को अब सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्लिम विरोधी बयान पर जाने वाली है नौकरी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर गए। बताएंगे इंडिया गठबंधन के खौफ के कारण एक बिल वापस ले लिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे उल्टी सीधी बातें, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कोर्ट में नाप दिया है दोस्तों और वारंट भी जारी हो चुका है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश में हिंसा फैलाने वाले बयान देने वाले जज को एक सेकंड भी उसके पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन, बदलाव से ही होगी विकास की बहार, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही थी, साथियों को भी कुछ एक पोस्ट देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के विदर्भ के समन्वयक और उससे बड़ी बात एक उपनेता नरेंद्र भोंडेकर ने अपने सारे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नहीं रहेंगे खुलकर बोल दिया है। अभी अभी हुए महाराष्ट्र के चुनाव में भंडारा से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए भोंडेकर ने साफ शब्दों में बीजेपी से अलग होने का फैसला ले लिया है दोस्तों। भोंडेकर के इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल के नाम पर शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं के साथ धोखा किया है। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को भी उप मुख्यमंत्री का पोस्ट तो दे दिया गया, लेकिन जो मेन बड़े बड़े मंत्रालय है उनमें से एक भी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहती है। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर चर्चा भी नहीं करने दे रही है और यही साफ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर जब महाराष्ट्र विधानसभा में मेजोरिटी साबित करने यानी बहुमत साबित करने का समय आएगा तब शिवसेना पलटी ना मार दे। अगर ऐसा होता है तो पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक खलबली मचनी पूरी तरीके से तय है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महायुति से नाराज हुए रामदास अठावले मोदी के साथ रहने वाले 24 घंटे बीजेपी को चुटकुले सुनाने वाले मंत्री ने भी अब मंत्रिमंडल के शपथ के दौरान अमित शाह से मुलाकात करनी शुरू कर दी है दोस्तों। अमित शाह के यहाँ अचानक से पहुंच गए रामदास अठावले। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के टाइम में उनसे वादा किया गया था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले तो सीट नहीं दी गई, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों रामदास अठावले जो बहुजन मूवमेंट के एक बड़े चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र में जाने जाते थे, धीरे धीरे करके एक तो पहले उनका मूवमेंट खत्म किया गया और इसके बाद अब उनको केवल राज्यसभा का मेंबर बनाकर छोड़ दिया गया है। ना लोकसभा में उनको कोई सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जाती है दोस्तों और विधानसभा के अंदर भी एक आध दो सीटें दी गई और अब मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ऐसे ही चुन चुनकर खत्म करती है और ये बीजेपी का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है जिसके तहत वो दूसरी पार्टियों को पूरी तरीके से खत्म कर देती है दोस्तों। पहले उनसे गठबंधन करती है, उनके वोटों को अपने साथ में लाकर उसी पार्टी को खत्म कर देती है और रामदास अठावले के साथ लगभग ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि रामदास अठावले जैसे नेता जो एक टाइम में बहुजन मूवमेंट का चेहरा होते थे, धीरे धीरे करके बीजेपी के साथ में जाकर उन्होंने जानबूझकर अपनी खुद की छवि खुद से खराब करवा ली है, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो प्रमोशन के लिए भाजपा की मानसिकता वाले बयान देने लगे, आखिर उनको अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव एसके यादव ने अपना एक बयान दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसा बयान देते हुए राज्य की सरकार को खुश करने की कोशिश की थी। उन्होंने देश के अंदर बहुसंख्यकवाद का समर्थन करते हुए मुस्लिमों को लेकर गलत शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर आई वैसे ही इंडिया गठबंधन की ओर से जोरदार विरोध किया गया। राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लेकर आया गया महाभियोग चलाने का, लेकिन उससे पहले अब भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है दोस्तों। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का खुद से संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है और इस पूरे प्रकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और यह मामला विचाराधीन है। जो जानकारी है उसके अनुसार इस जज को अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके अन्य जजों के सामने पेश किया जाएगा दोस्तों। कोलिजियम की कार्रवाई होने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थापित प्रथाओं के अनुसार उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे जजों को तत्काल उसके पोस्ट से हटाना चाहिए, इससे भारत के न्याय तंत्र में व्यवस्था में लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो साफ तौर पर लोग मान के चलेंगे कि सरकार का ही एक एक्सटेंशन है कोर्ट, यानी कोर्ट के निष्पक्षता उसकी आजादी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह साफ तौर पर देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली पर लोगों के विश्वास और अविश्वास के बीच का मामला
मामला है सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भारत के न्यायालय निष्पक्ष और जनता के भरोसे से चलेंगे या फिर सरकार की वाहवाही करने से चलेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने को लेकर बीजेपी के लोगों ने दिन रात 7 दिन से ढिंडोरा पीट रखा था। तमाम मीडिया में ये रिपोर्ट छपाई गई थी कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आएंगे और लोकसभा में चर्चा होगी और बिल भी पास करवा दिया जाएगा। यानी बेफिजूल के दावे किए जा रहे थे दोस्तों, और अब ये दावा पूरी तरीके से 100% मिस इन्फॉर्मेशन, बेफिजूल, बेहुदा, बेतुका साबित हो गया है। लोकसभा के अंदर संशोधित तालिका में ये बिल सूचीबद्ध नहीं है दोस्तों। अब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लोकसभा में जो कार्य इस हफ्ते किए जाएंगे इसमें कहीं भी इस बिल की कोई चर्चा नहीं है। 20 तारीख तक सदन चलने वाला है और तब तक वन नेशन वन इलेक्शन के बिल की कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मीडिया वालों का पूरा सपोर्ट मिलता है। मीडिया वाले फुल प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि भाजपा ये बिल लेकर आ जाएगी, पास भी करवा लेगी, जबकि इनके पास अपनी सरकार चलाने की मेजोरिटी मात्र है और वो भी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से मांगी हुई सरकार चला रहे हैं। यानी उनके भरोसे सरकार चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत वाला बिल पास करवा देंगे। ये पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि इसमें कुछ भी दम नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को बीजेपी पास करवा पाएगी। ना ये कानून भाजपा के बस की पास करवाना है, ना ही वक्त संशोधन बिल भाजपा कभी पास करवा पाएगी दोस्तों। इन बिलों का लाने का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाना, जैसे जीडीपी और विकास भारत का गिरता चला जा रहा है उस पर चर्चा करने से बचने के लिए इस तरीके के नए नए जुमले छोड़े जाते हैं दोस्तों। मीडिया वाले एकदम प्रोपोगेंडा फैलाते रहते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से निष्पक्ष खबरें चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी को नाप दिया। आपको बता दें कि मानहानि के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिवम त्यागी नाम के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आजकल विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री HKL भगत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और बीजेपी का ज्यादातर नेता इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। उनको लगता है कि देश में उनकी सरकार है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने शिवम भगत के खिलाफ कार्रवाई करवाई दोस्तों। और इसके बाद मानहानि का मामला चला, मुकदमा चला और कोर्ट की ओर से आदेश आ गया है। शिवम त्यागी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे बड़बोले भाजपाई नेताओं को सबक सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ पंजाब के डीजीपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ रविवार को अनशन कर रहे किसान नेता जगदीश सिंह से मुलाकात की है दोस्तों। इस दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है। डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की मांगे सुनी है। कैंसर से पीड़ित जगजीत सिंह 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के बीच में खनौरी सीमा पर अनशन में बैठ गए थे और तब से लगातार उनका अनशन जारी है, लेकिन भाजपा के लोग सुनवाई करने को तैयार नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी के बीच में बैठक भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आपको इसी तरीके से पहुंचाते रहे। साथ साथ भारत के अंदर जिस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, इस पर भारत के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो भी हिंदू धर्म तो नहीं होगा। जब से यहाँ पर हिंदू धर्म की बात हो रही है तब से पिछले 10 सालों में गौ मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। यानी भारत के अंदर बीफ एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, और मोदी सरकार में भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि केवल हिंदुत्व की बात की जा रही है और उन लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है जो लोग सेंटीमेंट से जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ। और इतनी सारी हकीकत सबके सामने है दोस्तों, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना कुछ लोग नहीं छोड़ते, इसीलिए उनको अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि सारी हकीकत उनके सामने है किस तरीके से बीफ का एक्सपोर्ट भाजपा शासन में बढ़ रहा है। इसके बावजूद बीजेपी का जाप जपने वाले कुछ लोग होते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इन अंधभक्तों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के संगठन ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव का समर्थन किया है दोस्तों। और वैसे भी बार एसोसिएशन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जरूर जुड़ी रहती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के दौरान शनिवार को दोपहर जोरदार हंगामा हो गया। सीतानगर मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने आए युवा मोर्चा के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष महिला मोर्चा व सीतानगर मंडल के प्रभारी की मौजूदगी में दावेदारों ने समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर डंडों से पीटा। लगभग आधे घंटे तक मारपीट और बवाल होता रहा, जिसके बाद नुनी हाई रोड पर कुछ देर तक जाम की स्थिति पैदा हो गई। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपस में जोरदार मारपीट की खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जिससे पता चलता है कि आगरा क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपस में जबरदस्त तरीके का विवाद है दोस्तों। वहीं पर कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों से कनाडाई सरकार ने स्टडी परमिट, वीजा और एजुकेशन रिकॉर्ड जैसे प्राप्त अंक और उपस्थिति यानी अटेंडेंस समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज को फिर से जमा करने के लिए कहा है। छात्रों को यह सभी दस्तावेज इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा के एक ईमेल एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। कुछ छात्रों को यह दस्तावेज सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से IRCC कार्यालय में जाना पड़ेगा, जिसके कारण छात्रों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों पर ये नियम लगा दिए हैं, जिसका नुकसान भारत के छात्रों को हो रहा है। उन्हें काफी ज्यादा तनाव भी होता है ऐसे किसी भी आदेश जारी होने से दोस्तों, और इसीलिए भारत और कनाडा के संबंध अच्छे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के लाखों की संख्या में बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं। जब भारत की मोदी सरकार भारत के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकती है, बड़े बड़े संस्थान नहीं बना सकती है जहां से लोग अपनी एजुकेशन ले सके और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सके, तो उनको विदेश की ओर जाना पड़ता है। विदेश में अब कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, लोग जाते हैं। तो अब कनाडा और भारत के संबंध खराब है, तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति किस तरीके से वहां पढ़ने वाले बच्चों को मुश्किलों में डाल रही है दोस्तों। अगर आप
आप भी मानते हैं कि मोदी की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसी क्रम में बीजेपी के नेता रमेश पहलवान ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता रमेश को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। रमेश पहलवान पहले भी आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। रमेश पहलवान ने इस अवसर पर कहा है कि मेरी आम आदमी पार्टी में वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है। वह अरविंद केजरीवाल की नीति और आदर्शों को देखते हुए पार्टी में शामिल हो गए। क्या इनको चुनाव लड़वाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सारी टिकटें ऐलान कर दिया, तब उम्मीद नहीं है कि उनको किसी और सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप को नवंबर में फटकार लगाते हुए कहा था कि आप हमारे नाम के आगे अखिलेश बाबू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाबू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी मोदी और योगी को लेकर योगी बाबू शब्द का इस्तेमाल किया है? इसके बाद दिसंबर महीने में जब एक बार फिर इंटरव्यू करने पहुंचे अखिलेश यादव, तब अंजना ओम कश्यप अब योगी आदित्यनाथ को भी योगी बाबू कहने लगे दोस्तों। यानी अखिलेश यादव ने जो फटकार लगाई थी उसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सारे विपक्ष के नेताओं को बाबू शब्द से इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं परिवारवाद के तहत है इस तरीके का संकेत देने की कोशिश की जाती है। तेजस्वी यादव को तेजस्वी बाबू, तेज प्रताप बाबू, अखिलेश बाबू, इस तरीके के शब्द जानबूझकर भाजपाई मानसिकता वाले पत्रकार बोलते हैं दोस्तों। लेकिन अब अखिलेश यादव ने फटकार लगाई है तो शायद फिर थोड़ा प्रोपोगेंडा कम होगा। लेकिन ये तय है कि प्रोपोगेंडा एजेंडा चलाना बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो नरेंद्र मोदी के भाषण से कई गुना ज्यादा लोग प्रियंका गांधी का भाषण सुनते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे का भाषण दिया था, पूरा वीडियो संसद टीवी पर अपलोड किया गया। उनको 27,000 के आसपास लोगों ने देखा, लेकिन प्रियंका गांधी को 1,89,000 लोगों ने देखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के कंपेयर में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है दोस्तों। उनके भाषण से लोगों को एक नई ऊर्जा मिल रही है, एक नई तरीके का पर्सपेक्टिव मिल रहा है। और यही है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके अब ऐसे नेता बन गए हैं जिनके भाषण कोई सुनना भी नहीं चाहता है दोस्तों। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी फिर वही रिपीट बातें, एक ही बातें बार बार रिपीट करते नजर आएंगे। और यही बड़ा कारण है कि मोदी के भाषणों को अब कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। और जो 27,000 लोगों ने देखा है दोस्तों, वो भी ऐसे होंगे जिन्हें बीजेपी जबरदस्ती दिखाती होगी। बीजेपी आईटी सेल के लोग होंगे जिनका काम मोदी के भाषण में से कुछ क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर फैलाना है। साथ साथ कांठी के कोऑपरेटिव इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नए तथाकथित चाणक्य बन रहे बंगाल के अंदर लीडर ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। यहाँ पर कोऑपरेटिव के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली है, जबकि टीएमसी के सपोर्टर 101 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। शुभेंदु अधिकारी पर चुनाव से पहले टीएमसी के एक नेता की हत्या के आरोप लगे थे और सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल किया गया था चुनाव करवाने के लिए, यानी केंद्रीय एजेंसियां लगाई गई थी चुनाव करवाने के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट एकदम भाजपा के खिलाफ और टीएमसी के समर्थन में, इंडिया गठबंधन के समर्थन में आया है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके रिजल्ट टीएमसी के खाते में आया है, क्योंकि बंगाल के लोग परिवर्तन नहीं बल्कि भाजपा को भगाना चाहते हैं, ऐसा अब दिखाई देने लगा है दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा विधानसभा घेराव का प्रोग्राम तैयार हो गया है। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाकर विधानसभा घेराव करते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का घेराव भोपाल के जवाहर चौक इलाके के अंदर होने वाला है, जहां एक बड़ी जनसभा होगी और इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराने की मांग करेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा का पहला सत्र 16 तारीख यानी आज से शुरू होने वाला है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घेराव में प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का फैसला किया है। कांग्रेस इस विधानसभा घेराव के जरिए नेताओं को एकजुट करके कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दिग्विजय सिंह के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी भी मौजूद रहेंगे और भी कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। एक एक जिले से कई हजार कार्यकर्ता इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके का ये विधानसभा घेराव होने वाला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी घेराव करने वाली है विधानसभा का, यानी लगभग हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव के साथ एक बार फिर मैदान में उतर गई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में से एक इमरान मसूद, जो लोकसभा के सांसद बने थे 2024 में, उनके दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में काफी सारी रैलियां होने वाली है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि इमरान मसूद दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे आगे उनका नाम रह सकता है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनको इसलिए आगे करना चाहती है कि ज्यादातर दिल्ली की जो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार काफी स्ट्रांग हो सकती है, वहां पर इमरान मसूद एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और दिल्ली में ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। साथ साथ दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मायावती ने एक बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को फिर सपोर्ट कर दिया है दोस्तों। मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया है। अब इस पूरे मामले पर फिर से लोग सोशल मीडिया पर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी हैं, क्योंकि बार बार जब दुनिया वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है तब आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों मायावती की पार्टी बीएसपी कभी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश के सारे राज्यों के अंदर केवल केंद्र के मुद्दे चलेंगे, स्थानीय सारे मुद्दे हटा दिए जाएंगे, एक नेता एक पार्टी की और देश आगे बढ़ जाएगा। इससे मायावती की पार्टी बीएसपी को भी तगड़ा झटका लग सकता है और अन्य पार्टियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। केवल उन पार्टियों को फायदा पहुंचेगा जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि स्थानीय पार्टियां इसका विरोध कर रही है, लेकिन मायावती क्यों सपोर्ट कर रही है किसी को समझ में नहीं आया है। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 38 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें उत्तम नगर सीट से विधायक नरेश बालियान का पार्टी ने टिकट काटकर इस सीट से उनकी पत्नी पूजा बालियान
को मैदान में उतारा है। बालियान फिलहाल मकोका केस में जेल में बंद है, ऐसे में उनकी पत्नी को मौका दिया गया है। केजरीवाल को धन्यवाद देते हुए नरेश बालियान की पत्नी पूजा बालियान ने कहा है कि मैं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुझे उत्तम नगर से उम्मीदवार के रूप में मौका दिए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया है और सिंपैथी क्योंकि नरेश बालियान के साथ में है, तो आम आदमी पार्टी ने ये कार्ड खेलकर उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कदम उठाया है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा, क्योंकि किसी पॉपुलर नेता को अगर जेल में डाल दिया जाएगा और भाजपा सोचेगी कि अब आम आदमी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी जैसी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को ऐसा ही करना चाहिए। सिंपैथी के कार्ड के साथ साथ परिवार के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। साथ साथ अडानी इज मोदी, मोदी इज अडानी। राहुल गांधी ने देश को कई सारे संसाधनों की लूट से बचाया है। अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि राहुल गांधी बार बार देश की लूट का मुद्दा उठाते रहते हैं और इसीलिए देश में लूट थोड़ी कम हुई है, वरना अडानी के मामले पर देश में और ज्यादा लूट हो सकती थी। साथ साथ पप्पू यादव बोले, कहा बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है उसे 2025 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। पप्पू यादव की इस डिमांड पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या बिहार के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आगे करके मैदान में उतरना चाहिए? साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने फिर देश की जनता को याद दिलाया है विकास काल और विनाश काल के बीच का अंतर। विकास काल 2014 से पहले का जब 300 रुपए का घी मिला करता था प्रति लीटर, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के शासन काल में 675 रुपए का घी मिल रहा है दोस्तों प्रति किलो, यानी लगभग 2 गुने से ज्यादा रेट मात्र 10 साल में हो चुके हैं। यही तथाकथित अच्छे दिन है जिसका वादा किया गया था और यही डिलीवर किया जा रहा है। साथ साथ माई बहन मान सम्मान योजना, तेजस्वी यादव ने इस योजना को एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचाने का फैसला लिया है। महिलाओं का आशीर्वाद जहां है सुख समृद्धि वास वहां है। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को माई बहन मान सम्मान योजना दिया जाए। महिलाओं को आशीर्वाद हमें मिलेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये वादा जरूर पूरा किया जाएगा। 2500 रुपए महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस स्कीम में काफी दम है, क्योंकि झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस स्कीम को धरातल पर उतारा है, इससे महिलाओं को बहनों को फायदा मिल रहा है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ संबल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा प्रधानमंत्री जी को संबल में पूजा अर्चना करने के लिए तत्काल जाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता मिल गई है, हर गाँव में ऐसे लाखों मंदिर खंडर बने खड़े हैं, प्रशासन सरकारें पूछती नहीं है। संस्कृति विभाग का सबसे सीमित बजट होता है, गाँव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके मरम्मत करवाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से मीडिया में ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया था, आप कह सकते हैं कि एक पूरे सूझबूझ और तंत्र के इस्तेमाल के साथ किया गया है, यानी एक तरीके से इसे फैलाया गया है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। साथ साथ सरदार पटेल की पुण्य तिथि पर अशोक कुमार पांडे ने इतिहास के पन्ने खोलते हुए बताया है कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की बात कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बयान भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने दिया था। उन्होंने दूसरा कहा था कि मुसलमान इसी देश के हैं और उन्हें बाहर करने का विचार शैतानी है। तीसरी बात जो सरदार पटेल ने कही थी वो भी काफी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा था कि विभाजन देश के लिए अच्छा था, इससे सहमति का मुझे कोई पछतावा नहीं है। सरदार पटेल ने और भी कई बातें की है दोस्तों। आरएसएस के एजेंडे का सरदार पटेल ने जोरदार विरोध किया था और उन्होंने बैन भी लगाया था, आप लोग को यह भी पता होगा। साथ साथ हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनिया अग्रवाल ने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है दोस्तों और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। ये काफी करीबी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, इनकी तस्वीरें भी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में, यानी अब हरियाणा को भ्रष्टाचार के दलदल में जानबूझकर धकेला जा रहा है। साथ साथ दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट की बात करें तो अभी तक 20 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 विधायक की जगह उनके घर वालों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दूसरे दलों से आए कई नेताओं को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 11 में से 6 उम्मीदवार दूसरे दल से आए उम्मीदवार थे। इसके बाद 15 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं। तीसरी लिस्ट में कैलाश गहलोत की जगह तरुण यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा फाइनल लिस्ट में लगभग सभी उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। इसमें कस्तूरबा नगर से विधायक का टिकट काटा गया है और उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। 3 विधायकों के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी ऐसी नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार एक अच्छे और मजबूत उम्मीदवार की ओर आगे बढ़ रही है जो अपने दम पर कुछ वोट इकट्ठा कर सके। और दूसरा, आम आदमी पार्टी सिंपैथी जहां जहां जिन जिन सीटों पर विधायकों और नेताओं को लेकर है उसे भी बनाने की कोशिश कर रही है परिवार के लोगों को टिकट देकर। और आम आदमी पार्टी अपने कामों के आधार पर कई विधायकों को मैदान में उतारकर फिर से मैसेज देना चाहती है कि वो विधायकों के काम से संतुष्ट भी है। यानी टोटल 62 में से अगर मात्र 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो बाकी जितने 42 विधायक हैं तो उन पर तो भरोसा आम आदमी पार्टी ने किया है, यानी सिटिंग विधायकों पर भी भरोसा है और सब कुछ मैचअप के साथ एकदम मिक्सअप करके सारी चीजें अच्छी तरीके से रखी गई है। एक रणनीति के तहत टिकट का बंटवारा हुआ है। अब देखना यह कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसे टिकट बांटते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के रेफरेंस में टिकट बांटा जाएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर पर यूपी में 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। नशे के सारे दरवाजे खोलना बीजेपी का कर्तव्य है, सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से शराब 12 बजे 11 बजे तक मिलेंगे, इस तरीके का जो फैसला प्रशासन ने लिया है दोस्तों। इससे समझ में आ रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर को प्रमोट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। नशे में ही बीजेपी को अपना रास्ता दिखता है, होश वालों से डरती है भारतीय जनता पार्टी, यानी नशा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना भाजपा को फायदा लगता है, इसीलिए नशा बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ हाथरस में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक, 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम
सिस्टम यूपी में भी तैयार हो रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर भी आज घेराव होने वाला है। हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित कर रही है कि विधानसभा घेराव को एक बड़ा मोर्चे के तहत बनाया जाए, एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसका दूर तक मैसेज जाए। साथ साथ दोस्तों कई सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, तो अपने इमेज को क्लीन करने के लिए अपने आप को कट्टर हिंदू बताने लगते हैं और जिस तरीके से अंधभक्त ऐसे क्रिमिनलों को भी सपोर्ट करते हैं केवल धर्म के आधार पर, यही देश की विडंबना है। दोस्तों एक और ऐसा मामला आया है। सत्यम पंडित नाम का व्यक्ति गाजियाबाद पुलिस का हिस्ट्री शीटर और राष्ट्रीय हिंदू वीर सेना का अध्यक्ष है। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों दुधेश्वर मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा किए थे। सत्यम ने बोर्ड लगवाए और मंदिर के आसपास मुसलमानों ने जो अतिक्रमण किया उसे हटाकर कॉरिडोर बनवाया जाए, इस तरीके की बातें कही है और मुसलमान मुक्त दुधेश्वर नाथ मंदिर इस तरीके से पोस्टर छपाए। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस की डायरी में हिस्ट्री शीटर है वो किस तरीके से अपने आप को कट्टर हिंदू बताकर अपनी इमेज क्लीन करने में लगा पड़ा है और कई लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।